एस के यूट्यूब चैनल पर इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रियांशु और हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसकी एक क्लास कल हो चुकी है। आज इस टॉपिक की दूसरी क्लास। और कल की क्लास में लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और कैसे हुई, जिसमें मैं बता रहा था कि जॉन मार्शल के आदेश पर दयाराम साहनी की निगरानी में हड़प्पा शहर जो पाकिस्तान में था उसकी खुदाई की गई और खुदाई कर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा शहर में ही दफन थी, हड़प्पा शहर के नीचे ही दफन थी। इस सभ्यता का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे स्थल हैं जहां से सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अगर हम देश की बात करें कि ये सभ्यता क्या सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही थी या सिर्फ भारत में थी या सिर्फ पाकिस्तान में थी, तो ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी। कितने देशों में? 3 देशों में ये सभ्यता फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कितने देशों में फैली हुई थी? ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में ये सभ्यता फैली हुई थी। लेकिन अफगानिस्तान में इस सभ्यता के सिर्फ 2 ही साइट देखने को मिलती है। अफगानिस्तान में इस सभ्यता की सिर्फ 2 ही साइट देखने को मिलती हैं। सिर्फ 2 ही स्थल हैं, 2 ही साइट हैं जहां से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये अगर पूछा जाए कि ये सभ्यता किन देशों में फैली हुई है या कितने देशों में फैली हुई है, तो उसका उत्तर होगा 3, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में सभ्यता की कितनी साइट देखने को मिलती हैं, तो उसका उत्तर होगा 2। कौन सी? एक है मुंडीगाह, एक है मुंडीगाह, एक है मुंडीगाह और दूसरी है शोरकुगोई। तो ये 2 ही ऐसी साइट है जो अफगानिस्तान में इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए, मुंडीगाह और शोरकुगोई। सिर्फ 2 स्थल। बाकी जब इस सभ्यता की खोज की गई, तो सबसे ज्यादा साइट इस सभ्यता की पाकिस्तान में थे। कहाँ पे थी? सबसे ज्यादा साइट जो थे, सबसे ज्यादा जो स्थल थे, वो पाकिस्तान में खोजे गए। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमने पाकिस्तान को अलग कर दिया, तब हमने अपनी सभ्यता में दिलचस्पी दिखाई, भारतीयों ने अपनी सभ्यता में दिलचस्पी दिखाई। और आज वर्तमान में सबसे ज्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल भारत में खोजे जा चुके हैं। और भारत में भी सबसे ज्यादा हमारे गुजरात में सबसे ज्यादा इस सभ्यता के स्थल कहाँ पर हैं? सबसे ज्यादा साइट गुजरात में देखने को मिलती है। तो जब इस सभ्यता की खोज की गई, तब सबसे ज्यादा साइट पाकिस्तान में थी। लेकिन आज सबसे ज्यादा जो साइट है, सबसे ज्यादा जो स्थल है जहां से सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, वो हमारे भारत में मौजूद है। और भारत में भी सबसे ज्यादा गुजरात में मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़े। तो कल मैंने बताया था कि सभ्यता की खोज पहली बार कहाँ पर की गई? हड़प्पा नामक शहर में, यानी कि पाकिस्तान के हड़प्पा शहर में। और किस नदी के किनारे? आप कहोगे सिंधु नदी के किनारे। नहीं, हड़प्पा जो शहर था, जो हड़प्पा था, वो रावी नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। वो किस नदी के किनारे था? वो था रावी नदी के किनारे। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, तो जैसे कि ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इस सभ्यता का जो आकार माना जाता है वो त्रिभुजाकार माना जाता है। कैसा? इस सभ्यता का जो आकार माना जाता है वो त्रिभुजाकार माना जाता है। यानी कि ये सभ्यता भारत में थी, यानी कि ये सभ्यता भारत में,
पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के दक्षिणी अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान के दक्षिणी अफगानिस्तान में इस सभ्यता का जो आकार माना गया, इस सभ्यता का जो आकार कहा जाता है वो त्रिभुजाकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका जो आकार कहा जाता है, इसका जो आकार कहा जाता है, इस सभ्यता का जो आकार कहा जाता है, आकार कहा जाता है त्रिभुजाकार कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? वो कहा जाता है त्रिभुजाकार, वो कहा जाता है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार, यानी कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये सभ्यता फैली हुई थी, इसलिए सभ्यता का आकार को कहा जाता है त्रिभुजाकार कहा जाता है। अच्छा भैया, इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था, कुल जो क्षेत्रफल था, कुल क्षेत्रफल की बात की जाए, कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो है 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। कितना? 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। तो ये इसका कुल क्षेत्रफल है, 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। कई बार ये यहाँ पर आपको 600 देखने को मिलेगा, ठीक है, तो 600 भी सही है, 660 भी सही है। परीक्षा में दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, अगर दोनों आ जाते हैं तो 60 लगाया जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 60। 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल, ये हुआ इसका क्षेत्रफल। तो ये हमने देखा कि ये सभ्यता कितने देशों में फैली हुई थी? 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब हम बात करते हैं कि सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके स्थान क्या क्या है? अगर हम स्थान की बात करें, दिशाओं की बात करें कि ये सभ्यता उत्तर में कहाँ तक थी, दक्षिण में कहाँ तक थी, पूर्व में कहाँ तक थी, पश्चिम में कहाँ तक थी, तो जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो एंडिंग पॉइंट है इस सभ्यता की, अगर हम इस सभ्यता की दिशाओं की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी, ये तो ओवरऑल देशों की बात है कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, कि अफगानिस्तान की सिर्फ 2 ही साइट है, मुंडीगाको और सोतुई। अब हम इसकी दिशाओं की बात करेंगे, तो जब भी सभ्यता की दिशाओं की बात की जाए तो ऐसे एक क्रॉस बना लिया जाता है। क्या? एक क्रॉस बना लिया जाता है, ठीक है। इसको साइड में लिख लेंगे, यहाँ पर आकार त्रिभुजाकार। अगर इसके इधर ले लो आप, क्षेत्रफल कितना अभी बताया? क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग, ठीक है। आकार त्रिभुजाकार, आकार कैसा? आकार त्रिभुजाकार। आकार कैसा हो जाएगा? आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दिशाओं की बात की जाए, अगर दिशाओं की बात की जाए, तो ऐसे एक क्रॉस बना लिया जाता है, ये सभी को पता होगा 4 दिशाएं होती हैं, मुख्य तो 4 ही होती है, वैसे 8 होती है लेकिन मुख्य 4 ही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो 4 दिशा हो गई। अगर हम उत्तर में बात करें कि ये सभ्यता उत्तर में कहाँ तक फैली हुई थी, तो इस सभ्यता, तो किसी भी अगर हम सभ्यता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके स्थल देखेंगे, उसके बाद वो किस नदी के किनारे था वो स्थल, क्योंकि कोई भी, मैंने पहले ही कल की क्लास में बताया कि कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित हुई, कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही, नदी के तट पर ही विकसित होती है, क्योंकि उसका सामान्य सा कारण ये हो सकता है कि पानी की उपलब्धता। तो हम स्थल देखेंगे, किस नदी के किनारे वो देखेंगे, और उसका स्थान हम देखेंगे कि कहाँ पर है, भारत में है कि पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में होगा ही नहीं,
अफगानिस्तान के दोनों स्थल मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अगर हम इसकी दिशाओं की बात करें तो उत्तर में इसका स्थल है मांडा। उत्तर में स्थल क्या है? उत्तर में स्थल है मांडा। उत्तर में एक साइड देखने को मिली मांडा। और मांडा कहाँ पर? मांडा कहाँ पर? लद्दाख। जी, मांडा कहाँ पर? लद्दाख। लद्दाख, ठीक है। नदी कौन सी? नदी हो जाएगी चिनाब नदी। नदी हो जाएगी चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी। चिनाब नदी हो जाएगी। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी चिनाब नदी, ठीक है। नदी हो जाएगी चिनाब नदी। तो उत्तर में साइट है, स्थल है मांडा। कहाँ पर? लद्दाख में। कौन सी नदी के तट पर? तो चिनाब नदी के तट पर। तो ये हुई कि ये सभ्यता उत्तर में लद्दाख तक फैली हुई थी, चिनाब नदी के तट पर, ठीक है। चिनाब नदी के तट पर। अगर दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। दैमाबाद महाराष्ट्र। नदी हो जाएगी गोदावरी। गोदावरी नदी। नदी कौन सी? गोदावरी, ठीक है। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी गोदावरी। तो उत्तर में मांडा लद्दाख, नदी हो जाएगी चिनाब नदी। दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में। और नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। तो ये नदी हो जाएगी गोदावरी। उसके बाद हम पूरब की बात करेंगे तो पूरब में लिखेंगे आलमगीरपुर। स्थल कहाँ? आलमगीरपुर। 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 आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नदी हिंडन नदी। नदी है हिंडन। नदी है हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी, ठीक है। हिंडन नदी। तो पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। दक्षिण की बात करो, पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में देखो, पश्चिम में ये जो फैली हुई थी ये पाकिस्तान तक फैली हुई थी पश्चिम में, ठीक है। पाकिस्तान में पश्चिम में साइट का नाम लिखेंगे सुतकांगेडोर। 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 सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र। सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र था। सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र था। कौन सा? बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक। तो ये सुतकांगेडोर कहाँ? पाकिस्तान, ठीक। सुतकांगेडोर कहाँ? पाकिस्तान, ठीक है। पाक लिखो, पूरा नाम लिखो, ठीक। सुतकांगेडोर पाकिस्तान। नदी है दाशक नदी। कौन सी? दाशक नदी। दाशक नदी। कौन सी? दाशक नदी, ठीक है। तो ये हमने इस सभ्यता की चारों दिशाओं की बात करी कि ये चारों दिशाओं में कहां से कहां तक फैली हुई थी। तो उत्तर में बताएंगे एक बार मांडा लद्दाख चिनाब नदी। दक्षिण में बात की जाए तो दैमाबाद महाराष्ट्र। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। उत्तर में आलमगीरपुर। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के तट पर। और पश्चिम में बात की जाए तो पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान में दाशक नदी के किनारे, ठीक है। जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पे, जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वहां। तो ये हमने बात की कि ये अभी तक हमने बात की कि ये सभ्यता कितने देशों में फैली हुई थी? 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही साइट देखने को मिलती है। 2 ही साइट देखने को मिलती है, मुंडीगाह और सुरतुगी। मुंडीगाह और सुरतुगी,
फिर मैंने बताया कि सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हमने बात की कि सभ्यता का आकार कैसा है। तो आकार सभ्यता का त्रिभुजाकार माना जाता है। कैसा? त्रिभुजाकार, यानी कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, तो ये त्रिभुजाकार आकार बनाता है। ये सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकार बनाती है। ठीक है, यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का आकार क्या माना गया, या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 12,99,660 वर्ग। अच्छा, ये हमने सिर्फ इसकी दिशाएं देखी, ऐसा नहीं है कि सिंधु सभ्यता की सिर्फ यही स्थल है, सिर्फ यही साइट है। सभ्यता के बहुत सारी साइट है जहां से हमें कुछ ना कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन क्या क्या हमें वो सारी साइट पढ़ना है, क्या हमें वो सारे स्थल डिटेल में पढ़ना है? तो जवाब होगा नहीं। हम उन साइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उन स्थलों को संक्षिप्त में यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे जहां से हमको काफी सारे अवशेष प्राप्त हुए। हम उन साइट्स को देखेंगे, उन साइट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिन साइट से इस सभ्यता के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए, काफी सारी जानकारियां प्राप्त हुई। तो उन सारे स्थलों को, उन सारे साइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो साइट्स बचेंगे उनका सिर्फ हम नाम डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में भी उनसे डिटेल में नहीं पूछा जाता, सिर्फ उनके नाम पूछ लेता है कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, या इनमें से किस स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए या हुए। बाकी का सिर्फ नाम याद रखना है, और जिन स्थलों से हमें काफी सारे अवशेष प्राप्त हुए, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, किस जगह से क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, किस जगह से, किस स्थान से क्या साक्ष्य हमको मिले, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस सभ्यता की मैं थोड़ी और जानकारियां आपको देना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद हमारा जो चैप्टर वो एक सीक्वेंस में चलेगा। उसके बाद ये चैप्टर हमारा एक सीक्वेंस से चल रहा होगा। तो उन सारे स्थलों को देखने से पहले मैं कुछ और जानकारियां इस सभ्यता की आपको देना चाहूंगा। तो मैंने कहा, अच्छा, इसके बाद ये हटा रहा हूं। अगर मैं और बात करूं सभ्यता की थोड़ी और जानकारी आपको दूं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी लिपि? कैसी थी लिपि? थी लिपि जो थी, इनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि इनकी लिपि में वर्ण नहीं थे, इनकी लिपि की कोई वर्णमाला नहीं थी। जैसे हमारी लिपि में वर्ण है, हमारी लिपि में वर्ण है, वर्णों को मिलाकर हम एक अक्षर बनाते हैं, फिर हम शब्द बनाते हैं। इनके में वर्ण थे ही नहीं। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक कहा गया, जिसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ, जिसको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। जिसको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राफ। ठीक है, जिसको जिसको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। तो लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, चित्र बनाकर दर्शाते थे अपने भाव को। ठीक है, अच्छा, इस सभ्यता के जो लोग थे ना, इस सभ्यता के जो लोग थे ना, वो मात्र सत्तात्मक थे। कैसे थे? मात्र सत्तात्मक। कैसे थे? मात्र सत्तात्मक। इनका जो समाज था वो कैसा था? समाज जो था, समाज जो था, समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक समझते? बैठ गया तो
मैट्रियार्क, मैट्रियार्क यानी कि मातृसत्ता। जैसे कि आज हमारा समाज कैसा है, अगर हम अपने समाज की बात करें तो हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, यानी कि हम अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं। हमारा जो वंश होता है वो पिता का वंश से आगे बढ़ता है। तो जैसे हम अपना जो सरनेम लगाते हैं, जो हमारे पिता का सरनेम होता है हम वो लगाते हैं, लेकिन इस सभ्यता के लोग अपनी जो माता का वंश था उससे जाने जाते थे। तो आज हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, इस सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, यानी जिसको मैट्रियार्कल बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, हमने लिपि की बात की, समाज की बात की, मातृ सत्तात्मक था। अच्छा, इसके बाद कि मैं आपको बताऊं कि इस सभ्यता में लोग किस नस्ल के थे, इस सभ्यता में जो लोग पाए गए वो किस नस्ल के थे। तो यहाँ पर 4 नस्लों का नाम आता है। कितने नस्लों का? 4 नस्लों का नाम आता है। तो मानव की नस्ल, ठीक है, ऐसे लिख लो, मानव की नस्ल, मानव की। अच्छा, आपको ये भी मैंने कल की क्लास में बताया था कि मैं जैसा बोलता हूँ, जिस व्यवस्थित तरीके से मैं बोलता हूँ उस व्यवस्थित तरीके से मैं बोर्ड पर नहीं लिखता। उसका कारण यह है कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में जरूरी है कि इतिहास आपको याद रह जाए। और याद कैसे रहेगा? ऑब्वियसली रिवीजन से रहेगा, लेकिन उससे पहले एक काम और कि आपको इतिहास में चीजें सुननी होती। और आप क्या करते हैं, आप चीजों को देखते हैं, किस पर देखते हैं? बोर्ड पर देखते हैं कि आप व्यवस्थित तरीके से भैया लिख रहे हैं, तो आपका ध्यान मुझ पे कम, मेरे हाथ और बोर्ड पर ज्यादा रहेगा। क्या चीजें बढ़िया तरीके से लिख रही हैं भैया, साइड हो, हम छाप लें या बाद में छाप लेंगे। तो जरूरी है कि आपका ध्यान मैं क्या बोल रहा हूं उस पर रहे। तो मेरी बातों को आप सिर्फ शांति से सुने, क्योंकि समझने का कोई काम तो इतिहास में होता नहीं है। तो मैं सिर्फ मैं लिख दिया मात्र सत्तात्मक। तो अगर आप मेरी बात को सुने नहीं हो, अगर आपने मुझे अच्छे से नहीं सुना, तो आप फिर नोट्स में खुद से ये नहीं लिख पाएंगे कि मात्र सत्तात्मक भैया ने क्या बताया। अभी तो चलो मैंने ये लिख दिया, समाज लिख दिया, लिपि लिख दी, लेकिन आगे कुछ दिनों में मैं ये भी नहीं लिखने वाला हूँ, सिर्फ डायरेक्ट लिखूंगा। तो मेन लाइन का जो मेन शब्द रहेगा मैं वो सिर्फ लिखूंगा। तो आप नोट्स तभी बना सकते हैं मेरी क्लास से अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि अगर मान लो मैंने लिखा त्रिभुजाकार, तो आपको खुद ये समझना पड़ेगा कि त्रिभुजाकार भैया ने क्या बताया। तो अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम मानव नस्ल की बात कर रहे थे। 4 प्रकार की मानव नस्ल सभ्यता में देखी गई अवशेषों से पता लगाया गया। तो मंगोलॉइड 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 को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। मंगोलॉइड, नॉर्डिक, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है, मंगोलॉइड, नॉर्डिक, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। और चौथी नस्ल पाई गई भूमध्य सागरीय। कौन सी? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। और चौथी नस्ल कौन सी पाई गई? भूमध्य सागरीय। मंगोलॉइड, नॉर्डिक, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और भूमध्य सागरीय। और
इस सभ्यता में सबसे ज्यादा जिस नस्ल के लोग पाए गए वो भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। कौन से लोग माने जाते हैं? भूमध्य सागरीय लोग सभ्यता में माने जाते हैं कि सबसे ज्यादा इस सभ्यता में भूमध्य सागरीय रहे हैं, जिनको मेडिटेरियन बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें मेडिटेरियन बोला जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा किस नस्ल के लोग पाए गए, तो जवाब होगा भूमध्य सागरीय लोग पाए। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय लोग पाए। अच्छा, अब हम 5000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। हम 5000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो क्या 5000 वर्ष पहले सिर्फ दुनिया में सिर्फ हमारी ही सभ्यता थी? ये सवाल आना चाहिए ना कि अगर हम 5000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो क्या दुनिया में सिर्फ हमारी ही सभ्यता थी? तो इसका जवाब है नहीं। दुनिया की और भी कई सभ्यताएं थी, और भी देशों की अपनी सभ्यताएं थी, लेकिन क्या हम उन दुनिया की तमाम सभ्यताओं की चर्चा यहाँ पर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और देशों की सभ्यता देखेंगे? नहीं देखेंगे। हम देखेंगे तो ये कि जब हमारी सभ्यता थी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस वक्त कौन सी सभ्यताएं थी, यानी कि हमारी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यताएं थी? हमारी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यताएं थी जिनको कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन बोला जाता है? तो हमारी सभ्यता के कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन कौन सी थी, कितनी थी, हम वो जरूर देखेंगे। और उनसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है। ठीक है, जब हमारी सभ्यता थी तब समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी और किस देश की थी? ठीक है, तो अगर हम समकालीन सभ्यताओं की बात करें, ठीक है, अगर समकालीन सभ्यताओं की बात करें, 3 सभ्यताएं हमारी समकालीन सभ्यताएं थी, हमारी यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन। पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता, पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे इराक की सभ्यता कहा जाता है, ये किसकी सभ्यता थी? इराक की सभ्यता थी। किसकी? ये इराक की सभ्यता थी। ये इराक की सभ्यता थी। किसकी? ये इराक की सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक की सभ्यता थी, और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता ही मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, अच्छा, ये सभ्यता इराक की सभ्यता थी। अब कोई भी सभ्यता हो, किसी भी देश की सभ्यता हो, सभ्यता का विकास किसी नदी के तट पर ही होता है, किसी नदी के तट पर ही हुआ। तो ये सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो ये सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दजला फरात नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे? दजला फरात नदी। दजला फरात, ठीक है, दजला फरात। दजला फरात, ठीक, दजला फरात नदी के किनारे। दूसरी सभ्यता की बात की है, दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। किसकी? मिस्र की सभ्यता। दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता ये किस नदी के किनारे थी? ठीक है, जिसे हम इजिप्ट की सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे विकसित हुई एक सभ्यता। ठीक है, नील नदी, नील नदी के किनारे विकसित हुई एक सभ्यता थी। तीसरी आती है चीन की सभ्यता। तीसरी आती है चीन की सभ्यता। किसकी सभ्यता? चीन की सभ्यता। ठीक, तीसरी आती है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता जो कि पीली नदी के किनारे। किसके? पीली नदी, पीली नदी के किनारे। ठीक है, पीली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे?
पीली नदी के किनारे। तो ये तीन सभ्यताएं हमारी सभ्यता के समकालीन थी, यानी कि जब हमारी सभ्यता थी तो ये भी सभ्यताएं मौजूद थी, ठीक है। ये तीन सभ्यताएं हमारी सभ्यता के समकालीन थी, यानी कि कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन। ये तीन, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कही जाती है, जो कि दजला फरात नदी के किनारे थी। दूसरी मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे। पीली नदी के किनारे। इसके बाद हमारा टॉपिक एक सीक्वेंस से चलने वाला है। किससे? इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो एक सीक्वेंस से चलेगा। इसके बाद हम चीजों को व्यवस्थित तरीके से देख रहे होंगे, जैसे कि ये मैंने आपको जानकारियां दी, ठीक है। लिपि कैसी थी, समाज कैसा था, नस्ल 4 पाई गई, सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय जिसको मेडिटेरियन कहा जाता है, ठीक है। जो हमारी समकालीन सभ्यताएं थी वो आकार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, उन चीजों पर हमने बात की। कल की क्लास में हम देखेंगे, हम उन साइट्स को डिस्कस करेंगे, उन सारे स्थलों को देखेंगे जिनसे हमें काफी सारी चीजें प्राप्त हुई, जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए, बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त। तो उन सारी स्थलों को हम डिस्कस करेंगे जहां से हमें काफी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, और ये भी देखेंगे कि किस स्थल से हमें कौन से साक्ष्य प्राप्त। तो कल मैं आपको एक व्यवस्थित तरीके से एक टेबल बनाकर बताऊंगा कि इस वर्ष इस स्थल की खोज हुई, ये किस शहर में था, उसका स्थान किस नदी के किनारे था वो, और किसके द्वारा उस स्थल की खोज की गई, वो भी हम कल की क्लास में देख रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।